कौन सी डिवाइस कौन बताए? स्विच, हाँ, ब्रिज यूज होता है, हाँ स्विच एंड ब्रिज दोनों, ब्रिज, स्विच एंड एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बैक मतलब मोदी से करता है। हाँ जी, मैक, हाँ हाँ। कोई बताएगा एनआईसी यहाँ पर क्यों यूज होता है? एनआईसी तो फिजिकल लेयर पे भी यूज होता था, क्या रीजन? क्यों? क्योंकि वहां पर वो फिजिकल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता था। बट अभी हमने पढ़ा हुआ है कि डेटा लिंक लेयर की 2 सब लेयर्स होती, कौन कौन सी? एलएनसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। और ये जो आपका एनआईसी होता है, इसके भी 2 टाइप्स के एड्रेस होते हैं, एक लॉजिकल और एक फिजिकल एड्रेस है। और वो फिजिकल एड्रेस कौन सा होता है? मैक एड्रेस, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर की सब लेयर भी क्या है? मैक है। और ये जो एनआईसी है ये भी क्या करता है? जो एड्रेस यूज करता है वो कौन सा यूज होता है यहाँ पर? मैक एड्रेस को क्या करता है? यूज करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं? यहाँ पर यूज करते हैं। तो जो भी डिवाइस मैक एड्रेस को क्या कर रही है? अंडरस्टैंड कर रही है, वो डिवाइस हमारी कहाँ पर यूज होगी? डेटा लिंक लेयर के ऊपर। तो आपका जो ब्रिज है और स्विच है, ये तीनों डिवाइसेस क्या करता है? इसको अंडरस्टैंड करती है, मैक एड्रेस को अंडरस्टैंड करती है। क्लियर है? तो ब्रिज के पॉइंट्स हम देखते हैं कि ब्रिज कैसे काम करता था, और ब्रिज और स्विच दोनों सिमिलर है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था? ब्रिज को क्यों लेकर के आए थे? जैसे हब के अंदर सिंगल कोलाइजन डोमेन होता था, तो ब्रिज को लेकर के आने का मेन पर्पस था, इसके अंदर क्या होते हैं? मल्टीपल कोलाइजन डोमेन्स होते हैं। तो आपका हब और ब्रिज दोनों एक साथ में काम करते थे। जैसे अगर ये मेरे पास में 3 डिवाइसेस हैं, यहाँ पर भी अगर मैं हब यूज करूँ, यहाँ पर भी हब यूज करूँ, और यहाँ पर भी हब लगाऊं और इनको कनेक्ट करूँ, इनसे मेरे पास में क्या है? सिस्टम्स कनेक्ट, राइट। अब क्या होता है, अगर यहां से कोई कोलाइजन हुआ उसका इफेक्ट इधर भी पड़ेगा। तो कोलाइजन तो यहाँ पर हुआ है, इधर हुआ है क्या? पर ये भी डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ CSMA-CD, ठीक है। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पर कोई सी डिवाइस बनाई? ब्रिज। सेंट्रलाइज डिवाइस हमने क्या लगाई? ब्रिज लगाई। अब यहाँ पर अगर कोलाइजन होता है तो वो CSMA-CD उसको डिटेक्ट करके यहाँ जाम सिग्नल भेजेगी, और वो यहाँ पर जाकर के आपको क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा, आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। तो बाकी के जो डिवाइसेस है वो क्या कर पाएगी? डेटा क्या कर पाती थी? ट्रांसमिट कर पाती। तो ब्रिज को इसलिए डिजाइन किया था। तो ब्रिज इसलिए ज्यादा पोर्ट्स में अवेलेबल नहीं था, ठीक है, 16 पोर्ट्स में अवेलेबल था वो। तो उसको डिजाइन करने का पर्पस क्या था? कि उससे डायरेक्ट आप पीसी कनेक्ट कर सकते हो, बट उसको इसलिए डिजाइन किया था कि आप उससे डायरेक्ट पीसी ना कनेक्ट करके क्या कनेक्ट करो? उससे आप क्या कनेक्ट करो? हब कनेक्ट करो, और उस हब से भी आप क्या कनेक्ट करो? नंबर ऑफ पीसीज कनेक्ट करो। तो आप एक लैन के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा मशीन्स भी क्या कर पाओगे? कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो समझ में ब्रिज को लेकर के आने का मेन पर्पस क्या था? कोलाइजन डोमेन को ब्रेक करना, ठीक है। तो अगर मैं ब्रिज की बात करूं, पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें, तो ये भी हमारी क्या है? एक सेंट्रलाइज डिवाइस है। इट इज ए सेंट्रलाइज डिवाइस यूज्ड इन स्टार टोपोलॉजी। ये भी कहाँ पर यूज होती है? स्टार टोपोलॉजी। इट वर्क्स ऑन फुल डुप्लेक्स। ये फुल डुप्लेक्स पे क्या करता है? काम करता है। डू नॉट वर्क ऑन शेयर्ड मोड। ये शेयर्ड मोड पे काम नहीं करता है। कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशंस की बात करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो कम्युनिकेशंस होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है। फर्स्ट टाइम जो कम्युनिकेशंस करोगे तो क्या होगा? ब्रॉडकास्ट होगा। और जब आप सेकेंड टाइम यहाँ पर जब कम्युनिकेशंस करोगे तो कैसे होगा? आपका यूनिकास्ट होगा।
ठीक है, अभी देखेंगे कि ये फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, सेकेंड टाइम यूनिकास्ट करता है, तो कैसे करता है। It understand the MAC एड्रेस, ये MAC एड्रेस को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, doesn't break the broadcast, ये ब्रॉडकास्ट को ये भी क्या नहीं करता, ब्रेक नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इट हैज सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, यहाँ पर आपका क्या होगा, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पर क्या होती है, कोलाइजन डोमेन, यहाँ पर हमारे पास में मल्टीपल कोलाइजन डोमेन्स होंगे। इट मैनेज दी मैक टेबल with the help of सॉफ्टवेयर, ये मैक टेबल भी क्या करता था, मैनेज करता था। ठीक है, मैक्सिमम पोर्ट्स 16 पोर्ट्स में ये क्या था आपका अवेलेबल था। ठीक है, नोट कर लिया। सेंट्रलाइज डिवाइस समझ में आ गया, स्टार टोपोलॉजी में काम करता है, ये भी समझ में आ गया। ये किस पे काम करता है, फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। इसका मीनिंग हम साइमल्टेनियसली डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, डू नॉट वर्क ऑन शेयर्ड मोड, मीन्स ये शेयर्ड मोड पे काम नहीं करता, हर पोर्ट से आपको इक्वली स्पीड मिलेगी। कम्युनिकेशन फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट, सेकेंड टाइम यूनिकास्ट, इसको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। इट अंडरस्टैंड दी मैक एड्रेस, मीन्स ये मैक को अंडरस्टैंड करता है। जब भी यहाँ पर एक पीसी दूसरे पीसी को डेटा फ्रेम सेंड करेगा तो उसमें जो मैक एड्रेस होगा वो उसको क्या करेगा, इसको प्रेस करें, हाँ वही। तो ये मैक को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। जब भी कोई फ्रेम यहाँ से क्या होगा, जो ब्रिज जब भी कोई फ्रेम फॉरवर्ड करेगा तो उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है उसको अंडरस्टैंड देखेगा, उसके बेस पे क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, डजंट ब्रेक दी ब्रॉडकास्ट, मीन्स वही हब की तरह ये भी ब्रॉडकास्ट को ब्रेक नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर आपका सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा। बट यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल कोलाइजन डोमेन। मल्टीपल कोलाइजन डोमेन का मीनिंग क्या हो रहा है कि आपके ब्रिज के जितने पोर्ट्स क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं उतने। तो अभी आपके पास में 4 पोर्ट्स यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इस टोपोलॉजी में आपसे पूछा जाए कि ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने, सिंगल होगा, क्योंकि हब अगर यहाँ से ब्रॉडकास्ट होता है तो ब्रिज के पास जाएगा, ब्रिज भी उसको क्या कर देगा, इधर फॉरवर्ड कर देगा। बट कोलाइजन डोमेन्स कितने होंगे हमारे पास में, 4 कोलाइजन डोमेन्स होंगे। तो अगर यहाँ से कोलाइजन होता है तो वो यहाँ पर जाकर के ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो अपना आगे क्या नहीं हो पाएगा, फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। तो 4 कोलाइजन डोमेन है, जितने वर्किंग पोर्ट अभी यूज हो रहे हैं, जितने यूज पोर्ट है वो आपके क्या कहलाएंगे, कोलाइजन डोमेन के अंदर आएंगे। ठीक है, इट मैनेज द मैक टेबल विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, ये एक टेबल मेंटेन करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक टेबल। ठीक है, तो ये टेबल कैसे बनती है और कैसे काम करता है। मैक्सिमम पोर्ट्स जो होंगे वो आपके कितने होंगे, 16 पोर्ट्स में क्या था, अवेलेबल था। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हम कम्युनिकेशन वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है,
और ये टेबल कैसे बनाता है वो भी हम देखेंगे। और इसका जो टाइमिंग अभी मैं बता देता हूँ। आपके पास में एक ब्रिज है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि स्विच के अंदर भी सेम प्रोसीजर होती है ना। हमारे पास में यहाँ पर PCA है, ये इसके F0/1 पोर्ट के ऊपर कनेक्ट है। PC2 और यहाँ पर हमारे पास में PC3 है। ये 0/2 पे कनेक्ट है और ये आपका 0/3 पे क्या है करंट। ठीक है, अब मैक एड्रेस कितने बिट का, 48 बिट का होता है। बस केवल मैं यहाँ पर अभी क्या लिख रहा हूँ समझाने के लिए आपको। इसका मैक एड्रेस मैंने लिखा AAA, इसका मैक एड्रेस हमारे पास में क्या BBB और इसका मैक एड्रेस क्या है CCA। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब मैक टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है आपका मैक टेबल, और इसी को हम कैम टेबल भी बोलते हैं। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल टेबल, कैम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी भी बोला जाता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये जो आपकी मैक टेबल होगी इसके अंदर आपका पोर्ट नंबर, उसके बाद मैक एड्रेस, उसके बाद VLAN और यहाँ पर होता है स्टेटस। ये आपका मैक टेबल का क्या है स्ट्रक्चर है, या कैम टेबल का क्या स्ट्रक्चर है, जो आपका स्विच क्या करता है मेंटेन करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कम्युनिकेशंस कैसे हो रहा है। ध्यान से समझना, अगर आपका जो PC2 है ये PC3 से कम्युनिकेशंस करना चाह रहा है। कौन सा PC2 PC3 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुई, एक फ्रेम जनरेट हुई जो आपकी कितने बाइट्स की 1518 बाइट्स की होती है। तो उस फ्रेम का स्ट्रक्चर कैसे होगा, उस दिन हमने देखा था डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर, नेटवर्क लेयर का हेडर और डेटा लिंक लेयर का हेडर, और लास्ट में डेटा लिंक लेयर का क्या लगा होता है, ट्रेलर लगा होता है। और ये पूरी फ्रेम आपकी यहाँ पर क्या होगी, हाँ जी, फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है, एनकैप्सुलेशन डी एनकैप्सुलेशन प्रोसेस पड़ेगी ना, उसमें यही तो होता है। हमने क्या देखा, सेशन लेयर पे हमारा डेटा होता है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर को देता है तो उसके साथ में ट्रांसपोर्ट का हेडर लगता है, उसने नेटवर्क को दिया तो नेटवर्क का हेडर लगा, उसने डेटा को पास किया तो डेटा लिंक लेयर का हेडर लगा, लास्ट में डेटा लिंक लेयर का ट्रेलर लगता है। इस तरीके से आपकी फ्रेम जनरेट होती है। ये फ्रेम का स्ट्रक्चर है जो 1518 बाइट्स की। वो फ्रेम कहाँ पर जनरेट की, यहाँ पर, क्योंकि इसको यहाँ पर डेटा सेंड करना है। इसमें सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, सोर्स मैक एड्रेस होगा AAA और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपका क्या हो जाएगा CCC हो जाएगा, है ना। अब ये फ्रेम आपके इस पीसी पे जनरेट हुई, इसने किसको पास की, ब्रिज को। ब्रिज ने क्या किया, उसको रिसीव कहां से किया 0/2 से, और ब्रिज क्या करता है, उसके हेडर को रीड करता है। तो उसके हेडर को रीड किया तो उसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या पता चला, CCC। उसको पता क्या चला कि मुझे डेटा किसको पे पास करना है, जिस पीसी का मैक एड्रेस क्या है CCC है। अब इसने क्या किया, ब्रिज ने उसको अपनी कहां पर चेक किया, मैक टेबल या कैम टेबल के अंदर। तो इनिशियली क्या होता है, कोई भी डिवाइस हो, चाहे आपका स्विच हो या ब्रिज हो, उसकी मैक टेबल क्या होगी, यहाँ पर ब्लैंक रहेगी। अब उसको यहाँ पर डेस्टिनेशन की एंट्री हुई क्या, मतलब मिली क्या, नहीं मिली। तो इसने क्या किया, सोर्स की एंट्री कर दी कि भाई मेरा जो 0/2 पोर्ट है उसके ऊपर कौन सा मैक एड्रेस कनेक्ट है, AAA मैक एड्रेस कनेक्ट है, VLAN 1 और स्टेटस डायनेमिक। तो VLAN और स्टेटस डायनामिक इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, एंट्री हुई है, और VLAN बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि फिर VLAN क्या होता है। ठीक है, समझ में आया। अब डेस्टिनेशन तो इसको मिला नहीं, इसने क्या किया, उसको क्या कर दिया, फ्लड कर दिया, मीन्स सारे पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट कर दिया, इस पे भी फॉरवर्ड कर दिया, इस पे भी, और भी जितने पोर्ट्स थे सभी पे सेंड कर दिया। तो फर्स्ट टाइम जब कम्युनिकेशन हुआ तो उसने ब्रॉडकास्ट किया, क्यों, क्योंकि डेस्टिनेशन की एंट्री उसको मैक टेबल के अंदर नहीं मिली। समझ में आ रहा है। तो वो फ्रेम इसके पास भी गई, पर इसने डिस्कार्ड कर दिया उसको। ये क्या करेगी, डिस्कार्ड, पर
क्योंकि जो डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस है वो इसके मैक एड्रेस से मैच नहीं हो रहा है। वो फ्रेम इसके पास आई, इसने देखा कि फ्रेम मेरे लिए आई। अब ये क्या करेगा, ये जो है वो रिप्लाई करेगा। तो ये जब रिप्लाई करेगा इसको, जो भी इसने सेंड किया होगा, ये जब रिप्लाई करेगा, इस केस में PC3 अगर कोई फ्रेम, ये जो फ्रेम थी वो किसने जनरेट की थी, PC2 ने जनरेट की थी। अगर PC3 फ्रेम को जनरेट करता है तो उसकी फ्रेम में यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सोर्स हो जाएगा CCC और डेस्टिनेशन हो जाएगा 888। ये फ्रेम किसको पास की, अब इसने स्विच को। स्विच ने कौन से पोर्ट से रिसीव की, सॉरी ब्रिज ने 0/3 से। अब ये क्या करेगा, उस डेस्टिनेशन को अगेन फिर से कहां पर चेक करेगा, यहाँ पर। तो जो डेस्टिनेशन है वो AAA है, एंट्री मिल रही है इसको यहाँ पर। तो ये फ्रेम को फॉरवर्ड करने से पहले फिर से जो सोर्स फ्रेम थी मीन्स इसकी एंट्री कर देगा। क्या एंट्री करेगा कि 0/3 पोर्ट के ऊपर किस मैक एड्रेस का PC कनेक्ट है, VLAN 1 और एंट्री डायनामिक। और अब जब ये फ्रेम को सेंड करेगा तो इसको पता है कि AAA जो है वो कौन से पोर्ट पे कनेक्ट है, 0/2 पे। तो ये फ्लड नहीं करेगा, ये केवल 0/2 पे सेंड करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट। हमने पढ़ा है कि एक पर्टिकुलर मशीन से किसी एक स्पेसिफिक मशीन को आप क्या करते हो, डेटा ट्रांसमिट करते हो, तो आपका क्या कहलाता है, यूनिकास्ट। तो ये आपका क्या हुआ, यूनिकास्ट। समझ में आया। अब इसकी मैक टेबल के अंदर कितनी एंट्रीज है, 2। अगर PC1 इन दोनों में से किसी से भी कम्युनिकेशन करना चाहता है तो यूनिकास्ट होगा या ब्रॉडकास्ट होगा, PC1 इन दोनों में से किसी को भी डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है तो यूनिकास्ट होगा। क्यों, क्योंकि अभी इन दोनों की एंट्रीज टेबल के अंदर है। बट इन दोनों में से कोई भी 2 या 3 में से अगर कोई भी ट्राई करता है PC1 से कम्युनिकेट करने के लिए, देन ब्रॉडकास्ट। वाई, बिकॉज क्योंकि PC1 की एंट्री मैक टेबल के अंदर नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये क्लियर है कि मैक टेबल के अंदर अगर एंट्री है तो यूनिकास्ट होगा, अगर एंट्री नहीं है तो ब्रॉडकास्ट होगा। समझ में आ गया। अब ये जो एंट्री हुई है ये अभी डायनामिक हुई है। इस एंट्री को आप चाहो तो स्टैटिक भी कर सकते हो, ठीक है। और ये जो डायनामिक एंट्री होती है इसका जो टाइमर जो होता है आपका किसका, मैक एजिंग टाइमर लिख लेना, वो होता है आपका 300 सेकेंड। मैक एजिंग, ये जो मैक टेबल की जो डायनेमिक एंट्री जो हुई है इसका जो एज टाइम जो है वो कितना है, 300 सेकेंड्स के लिए। तो ये जो एंट्री आपकी टेबल के अंदर हो रही है इसमें से कोई भी पीसी अगर 300 सेकेंड्स के लिए आइडियल कंडीशंस में जाता है, मीन्स वो किसी से भी किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं करता है, तो वो एंट्री ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। समझ में आ रहा है। परमानेंट एंट्री नहीं, डायनामिक एंट्री जो ऑटोमेटिक, जो डायनामिक एंट्री जो होती है वो 300 सेकेंड्स में क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होगा कंसेप्ट तो मैक टेबल तो फुल हो जाएगी और कुछ टाइम बाद में ऐसा होगा कि वो किसी भी मैक एड्रेस को लर्न नहीं कर पाएगा। तो एक लिमिटेड साइज है मैक टेबल का, उतना ही वो क्या कर सकता है, 6000 के लगभग कुछ स्विचेस की आती है, इसके अंदर आप उतनी ही मैक की एंट्रीज कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ कि कैसे आपका मैक टेबल बिल्ड हो रहा है और फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, मतलब ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सेकेंड टाइम कैसे यूनिकास्ट हो रहा है। क्लियर हो रहा है सभी को। सेम कंसेप्ट आपका स्विच के अंदर भी है, ठीक है। तो हम स्विच में इस पॉइंट को क्या नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो डिवाइस है डेटा न्यूक्लियर की जो यूज होती है वो कौन सी डिवाइस है, है ना। तो स्विच और ब्रिज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनमें जो पॉइंट्स आपके क्या है चेंज है, मैं केवल वही पॉइंट्स लिख रहा हूँ। जैसे मैंने जो पॉइंट्स आपको सेंट्रलाइज डिवाइस वाला होता है, स्टार टोपोलॉजी में यूज होता है, फुल डुप्लेक्स में काम करता है, शेयर्ड मोड पे काम नहीं करता है, मीन्स स्पीड को शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स का इक्वल है। यहाँ पर जैसे ब्रिज में मैंने बताया था कि मैक्सिमम कितने पोर्ट्स में अवेलेबल था, 16 पोर्ट्स में, ये उससे ज्यादा पोर्ट्स में अवेलेबल है ना। अगर हम यहाँ पर पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में 4, 8 है ना, 24, 48, 512 etc. इससे ज्यादा पोर्ट्स में भी अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि हमारे पास में मॉड्यूलर स्विचेस है और मॉड्यूलर स्विचेस के अंदर हम हमारे अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल्स अटैच कर सकते हैं। तो एक पॉइंट कहाँ पर चेंजेस है ब्रिज और स्विच के अंदर,
कि वो 16 पोर्ट्स में अवेलेबल था, ये उससे ज्यादा पोर्ट्स में क्या है अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट मैंने अभी आपको लिखवाया था स्विच के ब्रिज के अंदर, इट मैनेज द मैक टेबल विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आपको अलग से सॉफ्टवेयर क्या करना पड़ता था, इंस्टॉल करना पड़ता था, बट यहाँ पर उस चीज की जरूरत नहीं। आपका जो स्विच होता है उसके बोर्ड के ऊपर एक चिप हार्डवेयर आईसी पहले से आती है, तो ये क्या करता है, इट मैनेज द मैक टेबल विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर आईसी, और उस हार्डवेयर आईसी का नेम क्या है, ASIC, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो ये आपको क्या करता है, ये आपका स्विचिंग भी करता है और आपका मैक टेबल वगैरह मैनेज करने में हेल्प करता है। क्लियर हो रहा है? तो कई बार पूछा जाता है कि भाई स्विच के अंदर कौन सी हार्डवेयर आईसी इनबिल्ट आती है, दैट इज ASIC, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ASIC नहीं है, शॉर्टकट भी चलता है ना आजकल, व्हाट्सएप पे कौन लिखता है पूरा शॉर्टकट काशी के लिए। ठीक है, तो समझ में आया। तो एक पॉइंट ये चेंज है, यहाँ पर हार्डवेयर आईसी इनबिल्ट आती है, उसके बाद यहाँ पर स्विचिंग मेथड्स है। तो ये 3 टाइप्स के स्विचिंग मेथड्स करता है जो ब्रिज में नहीं गई। कट थ्रू, स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड, कट थ्रू स्विचिंग मेथड, स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड स्विचिंग मेथड, और लास्ट है आपका फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग मेथड। ठीक है, तो जब मैं स्विचिंग पढ़ाऊंगा, स्विचिंग पार्ट जब हमारा स्टार्ट होगा, तो वहां पर हम इन तीनों स्विचिंग मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि कट थ्रू स्विचिंग मेथड कैसे काम करता है, फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग मेथड कैसे काम करता है, और स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड स्विचिंग मेथड कैसे काम करता है। क्लियर हुआ? तो ये 3 पॉइंट्स जो है वो आपका क्या है, ब्रिज और स्विच में डिफरेंट है, बाकी सारे पॉइंट्स क्या है, सेम। क्लियर हो गया?